तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज को, जिसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 3 है। ऑलरेडी हम लोग 30 क्वेश्चंस पहले दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज भी 15 क्वेश्चंस है, लेकिन दो क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। मैं आपके साथ 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 डिस्कस करूंगा और उन दो क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और दो क्वेश्चंस ढूंढिए जिनका आंसर मैंने नहीं किया, जो आपको करना है। ठीक है, तो मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन शी डैश एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। तो ये कहना चाह रहा है कि मीनाक्षी स्वीप करती है बॉल को जब भी उसको एक ऑफ स्पिन डिलीवरी डाली जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कौन सा टेंस यूज हुआ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हुआ, क्योंकि इस पर्सन के मीनाक्षी के रूटीन एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, कि जब भी उसको मिलती है एक ऑफ स्पिन डिलीवरी तो वो क्या करती है, उसको एक्सीलेंटली स्वीप कर देती है। तो रूटीन के एक्शन की बात हुई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इसलिए आपका आंसर विल गेट, हैज गॉट या गॉट की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर गेट्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रैपिड मे बी रिप्लेस्ड बाय, दैट मींस ये आपसे पूछना चाहता है कि रैपिड का राइट सिनोनिम क्या होगा, उसका ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या हो सकता है। अब रैपिड आपको पता है कि जो चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड पे हो, फास्ट हो या फिर क्विक हो, राइट। तो रैपिड का आपको पता है कि फास्ट या क्विक होता है जिसमें स्पीड बहुत ज्यादा हो। तो ग्रेजुअल तो कांस्टेंट होता है, कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे किस चीज का बढ़ते रहना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। लेजिटिमेट तो कोई भी काम जो रैशनली लीगल है, आर्टिस्टिक आर्ट से रिलेट करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्पीडी मींस क्विकली। ठीक है, तो स्पीडी है दैट मींस वो रैपिड है, फास्ट है या फिर क्विक है। तो यहां फास्ट पेस की बात हुई। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए अगर आप, तो जून 20 तारीख को 2023 में शिफ्ट 2 के अंदर आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 के अंदर। तो इतने आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इनका आंसर भी अगर नहीं कर पाए आप, या पीवाईक्यू उसको लगाने के बाद भी आपके इंग्लिश में अच्छे स्कोर नहीं आ पाए, तो बहुत ही चिंता का विषय है। तो आप पढ़ाई पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फोर्ट हार्ड अगेंस्ट, उन्होंने बहुत ही ज्यादा फाइट किया अगेंस्ट हार्ड, अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस विच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। तो जिन प्रैक्टिसेस ने उसके टाइम पे इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट किया, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट फाइट की। ठीक है, तो डैश प्रैक्टिसेस, अब देखिए अगर लिखा है डैश प्रैक्टिसेस तो प्रैक्टिसेस यहां पे नाउन है, तो डैश प्रैक्टिसेस दैट मींस इतना पता है कि यहां पे कोई एडजेक्टिव ही फील करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए मैनी इविल, ऑल इविल, मोस्ट इविल या मोर इविल। अब इसमें देखा जाए अगर, तो सारे ऑप्शंस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नहीं है, सारे ऑप्शंस किसके हैं, डिटर्मिनर्स के हैं। डिटर्मिनर्स भी दोस्तों किसका पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, जो भी आपको नंबर बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर एम्फेटिक होते हैं जो एम्फेसिस करने के लिए यूज किए जाए। तो ऑल इविल प्रैक्टिसेस विच अफेक्टेड या मैनी इविल प्रैक्टिसेस विच अफेक्टेड। अब देखिए जब तो आप यूज करते हैं यहाँ पे मोर इविल, तो मोर तो डिग्री कंपैरेटिव के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन नहीं किया गया, आपको दैन देखने को नहीं मिला। मोस्ट भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है सुपरलेटिव सेंस के अंदर, बट देयर वाज नो कंपैरिजन डन, तो इसलिए सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑल इविल की जगह पे आप क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पे आप अगर पढ़ते हैं विद्यासागर फोर्ट हार्ड अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस विच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, तो अपने टाइम पे जितनी थी उनके साथ उन्होंने फाइट किया। तो ऑल इविल तो मतलब जो आज भी चल रही है, या उनके टाइम से पहले की थी या उनके टाइम के बाद की थी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा जो बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस थी उनके टाइम पे, which means many evil practices. Option A will be the right answer. Okay, now ये क्वेश्चन का आप आंसर करोगे, क्वेश्चन नंबर 34 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड, जो लायन का कोई भी बच्चा है, उसका जो चाइल्ड है, जो यंग लायन है, उसको क्या कहा जाएगा, कोल्ट, चिक, काफ या फिर कब। आई होप जब ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो आपको आंसर पता लग चुका है, बस जाके कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी खिदमत करके उसको टाइप करके बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्मन ऑफ द प्रीस्ट वॉज, सर्मन बेसिकली क्या होता है, कोई भी होली स्पीच दी जाती है रिलेटेड टू एनी रिलीजन। द सर्मन ऑफ द प्रीस्ट वॉज वेरी शॉर्ट एंड, अ वेरी शॉर्ट एंड। अब देखिए एंड बीच में लगा है, एंड के पहले जो वर्ड यूज हुआ शॉर्ट, उसी के कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर वर्ड आपको फिल करना है यहाँ पे। तो शॉर्ट एंड कोन, कोन तो हो गया जो कोनिकल शेप में हो, कन्वेंस हो गया कोई भी सुविधा। ठीक है, चाहे आप किसी व्हीकल की बात कीजिए या किसी एक को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए जिस पर्टिकुलर माध्यम का आप यूज करेंगे। कंसाइज हो गया जो शॉर्ट होता है।
और कंसिस्टेड मतलब किस चीज से मिलके बना है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड कंसाइज मतलब बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने लिखा था, जिसको आप टर्स भी कह सकते हैं। दोस्तों टर्स का यही मतलब होता है, अगर आप टर्स वर्ड को पर्सन के लिए यूज करते हैं तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही लकोनिक है, विच मीन्स वो लेस टॉकेटिव है, ठीक है, जिसको आप टैसिटर्न या टिमिड भी कह सकते हो टर्स को। लेकिन इसी को आप जब किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जैसे किसी नोट के लिए, किसी रिप्लाई के लिए, तो टर्स का मतलब होता है कंसाइज, जो बहुत ही शॉर्ट हो, ठीक है। तो इसको आप टर्स बुलाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं टर्स नोट या टर्स डिप्लोमेटिक नोट, मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज डिप्लोमेटिक नोट, ओके। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36। तिब्बत इज अ डैश कंट्री, इट्स पीपल आर कोल्ड तिब्बतियंस, ठीक है। तो तिब्बत कैसी कंट्री है? नेबर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, नेबर्स कंट्री है, नेबरहुड कंट्री है। तिब्बत इज अ नेबरिंग कंट्री, ठीक है। तो जब भी आप यूज कर रहे हैं कंट्री वर्ड, तो कंट्री के साथ अगर आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव फिल करना है तो नेबर नाउन होता है और नेबर के लिए एडजेक्टिव क्या बन जाता है? नेबरिंग, ठीक है। तुम्हारी नेबर कंट्री नहीं कहेंगे हम, नेबरिंग कंट्री कहेंगे। ऑप्शन बी बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 37। मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉकिंग। अगर बिल्कुल भी पानी जमा ना हो तो मॉस्किटोज डैश करेंगे। मॉस्किटोज ब्रीड, मॉस्किटोज विल ब्रीड, मॉस्किटोज विल नॉट ब्रीड, विल हैव बीन ब्रीडिंग। विल हैव बीन ब्रीडिंग तो हो गया कि फ्यूचर के अंदर वन एक्शन विल हैव बीन गोइंग ऑन सिंस सम टाइम, ठीक है, या फॉर सम टाइम। तो विल हैव बीन ब्रीडिंग तो आपको वैसे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना होता है जब आपको सेंटेंस में कोई भी टाइम एक्सप्रेशन गिवन होता है। जैसे कि आप सिंस को यूज कर लें या फिर फोर को यूज कर लें कि कितने टाइम से कोई एक्शन चल रहा होगा फ्यूचर में भी। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई वाटर लॉगिंग ना हो तो ऑब्वियसली वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो ब्रीड गलत हो गया, विल ब्रीड गलत हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन सी विल नॉट ब्रीड, ठीक है। और हम पढ़ते में कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लाइक हम कहते हैं इफ दिस डज नॉट हैपन, अगर ये चीज नहीं होती है, we will not win the game। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम गेम नहीं जीत पाएंगे। इन द सेम मैनर अगर वाटर लॉगिंग नहीं होती है तो मॉस्किटोस ब्रीड नहीं कर पाएंगे। मॉस्किटोस विल नॉट ब्रीड, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38। हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स वेंट बैंकरप्ट। तो बहुत सारे जो बिजनेसेस थे वो बैंकरप्ट हो गए ड्यूरिंग द डैश। तो बैंकरप्ट कब होंगे? जब बहुत ही ज्यादा बुरा पीरियड होगा, फाइनेंशियली बुरा पीरियड होगा, जब उनको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, या उनके लॉसेस हो रहे होंगे, या उनके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, तो उसको क्या कहते हैं? रिसेशन कोई वर्ड नहीं होता, रिवीजन नहीं होगा, रिमिशन नहीं होगा, एक ही वर्ड है आसान सा, रिसेशन। जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है उसके लिए बहुत ही बैड टाइम होता है, बुरा टाइम होता है, ठीक है, या फिर वो लॉसेस में होती है। और ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि लिखा हुआ है दे वेंट बैंकरप्ट, ठीक है, वो कर्जे में आ गए थे रिसेशन के टाइम पे। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, रिसेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। आई टेक माई डैश ऑफ। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आई टेक माई हैट ऑफ टू आर फ्रीडम फाइटर्स फॉर देयर सर्विस टू आर कंट्री। तो दोस्तों इट्स ऑलवेज टेकिंग समबडीज हैट ऑफ। तो हैट ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक वंस हैट ऑफ का मतलब होता है किसी को बहुत प्रेज करना। टू टेक हैट ऑफ का मतलब है टू प्रेज और एडमायर समवन, किसी की भी तारीफ करना बहुत ज्यादा। तो आंसर आ जाएगा बूट्स, गन या सॉक्स की जगह पे हैट। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, फिर भी हम लोग यूं ही घबराते रहते हैं एसएससी की इंग्लिश से भी, राइट। तो फिलहाल हम लोग ऐसे 150 क्वेश्चंस टोटल करेंगे, आज 45 तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस करेंगे, नरेशन के क्वेश्चंस करेंगे, स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस करेंगे, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मेरा आपसे प्रॉमिस यही है कि मैं एटलीस्ट आपको 500 प्लस PYQs करवा दूं, ठीक है, जिससे कि आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लाइफ्स। तो जो कहानियां हैं डॉल्फिन्स की, उनके ह्यूमन लाइफ्स को बचाने की, डैश थ्रू आउट हिस्ट्री। अब देखिए दोस्तों, जब थ्रू आउट वर्ड लगता है, जैसे थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ, तो ये एक टाइम एक्सप्रेशन है जो बताता है कि इस पूरे पीरियड के अंदर समथिंग हैड बीन गोइंग ऑन और समथिंग हैज बीन गोइंग ऑन और समथिंग विल हैव बीन गोइंग ऑन। तो आपको ऐसे में सजेस्टेड होता है कि आप कभी भी इनडेफिनेट टेंसेस को यूज ना करें। इनडेफिनेट टेंसेस की जगह पे आप परफेक्ट टेंसेस को यूज कीजिए। और
सिंपल जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की जगह पे आप यूज किसको कीजिए, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को यूज कीजिए। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आई नो द ट्रूथ। अब ये एक बेसिक एग्जांपल होगी कि मुझे सच का पता है, मुझे सच मालूम है, आई नो द ट्रूथ। इसके साथ अगर मैं कोई भी टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर दूं, जैसे कि थ्रू आउट माई लाइफ या थ्रू आउट माई जर्नी, या फिर मैं ऐसा कह दूं सिंस माई चाइल्डहुड, मुझे तो अपने बचपन से इस सच्चाई का पता है, या फिर मैं कह दूं फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से मुझे इस सच के बारे में पता है। तो मुझे इन केसेस में इस टाइम एक्सप्रेशन के आने पे कभी भी सिंपल टेंस यूज नहीं करना। अब इनडेफिनेट लगा हुआ तो नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे उसको परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वैसे भी नो एक स्टैटिक वर्ब है, इसको मैं आईएनजी में कन्वर्ट वैसे ही नहीं कर सकता। आई हैव बीन नोइंग या आई एम नोइंग तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अगर परफेक्ट टेंस अप्लाई करूंगा तो मुझे कहना है आई हैव नोन द ट्रूथ, मुझे सच के बारे में पता है थ्रू आउट माई लाइफ, मेरी पूरी लाइफ में। तो यही चीज आपको यहां अप्लाई करनी थी। तो स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन सेविंग ह्यूमन लाइफ डैश थ्रू आउट हिस्ट्री हैव बीन सेट, टोल्ड, हैव बीन टोल्ड, हैड बीन सेट। ठीक है, तो थ्रू आउट हिस्ट्री की बात हो रही है क्योंकि इसमें कोई भी पास्ट के इवेंट की बात नहीं हुई जिसमें हम कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि जब तक पास्ट का कोई साइमल्टेनियस एक्शन यूज ना हो हम पास्ट के परफेक्ट को यूज वैसे ही नहीं कर सकते, राइट। तो पास्ट परफेक्ट हैड बीन सेट रिमूव हो जाता है। अब हैव बीन टोल्ड, टोल्ड तो हम तभी लगाएंगे जब बाद में ऑब्जेक्ट होगा कि किसको बताई गई ये चीज। जैसे आप नरेशन में सीखते हो कि अगर से टू है तो से टू का जगह हम टेल कर देते हैं, क्योंकि बाद में एक ऑब्जेक्ट मेंशन होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो तो हम टेल वर्ड का यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए टोल्ड वाला ऑप्शन निकल गया। टोल्ड खाली जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का इंडेफिनिट है, परफेक्ट नहीं है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन ए हैव बीन सेट थ्रू आउट हिस्ट्री। तो पूरे हिस्ट्री में ये बातें कही गई हैं, कौन सी बातें, स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स, किस चीज के रिगार्डिंग, सेविंग ह्यूमन लाइफ्स। तो ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। Shakuntala Devi was born on 4th of November 1992. In her childhood, she dashed to school. तो अपने बचपन में she dashed to school. She never gone to school. अब देखिए gone तो verb की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म को हम without has, have और had यूज नहीं करते टेंसेस में। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड में लिखा है went never। दोस्तों ये जो वर्ड्स होते हैं नेवर, ऑलवेज, ऑफन, हार्डली, बेयरली, ये सारे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपको ये बताते हैं कि हाउ ऑफन यू डू समथिंग और हाउ ऑफन यू डिड समथिंग। ठीक है, तो ये वर्ड हमेशा सजेस्टेड होता है कि ये वर्ब से पहले आने चाहिए। ठीक है, आई नेवर डू इट होता है, आई डू इट नेवर नहीं होता। तो नेवर वर्ड जो है या एवर है, ऑलवेज है, ऑफन है, हार्डली है, ये सारी एडवर्ब्स वर्ब से पहले आने चाहिए जिस वर्ब को ये डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट नेवर नहीं होता, नेवर वेंट होता तो हम सोचते, इसलिए ये भी गलत हो गया। एवर बीन, शी एवर बीन टू स्कूल। अब इसमें बात करें शी एवर बीन टू स्कूल, तो बीन फिर से वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, विदाउट हैज और हैड आ नहीं सकती, तो ऑप्शन डी इसलिए एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा हैड नेवर बीन, कि अपने बचपन में वो कभी भी स्कूल नहीं गई। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीच में आ गया नेवर, तो ऑप्शन सी ही इस हिसाब से ओनली ऑप्शन बचता है आपके पास करेक्ट आंसर में। ठीक है, नाउ द टर्माइट्स वर जस्ट द टिप ऑफ, वर द टिप ऑफ व्हाट, तो एट द टिप ऑफ आइसबर्ग होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही क्रूशियल पॉइंट के अंदर होना। तो ये तो एक फ्रेज है, टिप ऑफ आइसबर्ग, टिप ऑफ माउंटेन नहीं होगा, टिप ऑफ शू नहीं होगा, टिप ऑफ हील नहीं होगा। तो टिप ऑफ आइसबर्ग क्योंकि एक फ्रेज है, ईडियम है, उसको आपको एज इट इज लर्न करना होगा, बाकी सेंटेंस नहीं भी पढ़ते तब भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में डैश होना इज अ हिंड्रेंस, मतलब एक ऑब्स्टेकल है टू अ कंट्रीज ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ में। तो कंट्रास्ट होना मतलब कम होना, इससे तो कंट्री ग्रोथ नहीं रुकेगी। और वैसे भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप इंट्यूटिवली सोच सकते हैं कि आपको पता है कि जब पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा, जैसे इंडिया में डेवलपमेंट या ग्रोथ के ऑब्स्टेकल सबसे बड़े पॉपुलेशन ग्रोथ ही हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन तो किस तरह का हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा कंट्री की ग्रोथ में। रिड्यूस और डिक्रीज का मतलब सेम है। मान लो आपको लगे कि डिक्रीज आंसर हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट, डिक्रीज और रिड्यूस तीनों वर्ड्स के एक ही मतलब है।
अब तीनों का अगर एक मतलब है तो तीनों करेक्ट वैसे ही नहीं हो सकते, राइट। अगर हम कॉमन सेंस का क्वेश्चन को ना भी बनाए कि क्या पता, मुझे क्या पता कि ऐसा क्या होता है, मुझे तो इकोनॉमी की नॉलेज ही नहीं है कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी है नॉलेज, बट यहां देखिए अगर आप तो कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज और रिड्यूस, तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। तीनों वर्ड्स का मतलब है कि इस चीज को कंसाइज कर देना, उसको छोटा कर देना, उसको कम कर देना। तो एक ही वर्ड है जो डिफरेंट है, दैट इज इंक्रीज। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, अगेन वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है। अ डैश इज अ फीमेल हॉर्स। तो फीमेल हॉर्स कौन किसको कहते हैं, विक्सन को कहते हैं, डॉ, मेयर या फिर रूस्टर को, ठीक है। मैं इतना हिंट दे देता हूं कि चारों के चारों वर्ड्स किसी फीमेल एनिमल के लिए ही यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको बताना है फीमेल हॉर्स के लिए पर्टिकुलर क्या वर्ड होगा चारों वर्ड्स में से, तो दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, अ गुड लीडर बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। तो अच्छा लीडर हमेशा क्रिटिसिज्म झेलने के लिए तैयार रहता है। सेटल द क्रिटिसिज्म नहीं होगा, सेटल डिस्प्यूट होते हैं। मीट विद एनी कॉन्सिक्वेंसेस और मीट विद एनी पर्सन होता है, मीट क्रिटिसिज्म नहीं होगा। कैरी नहीं होगा, कैरी तो उठाना होता है। तो फेस क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसिज्म को झेलना, उसको एनकाउंटर करना। रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म, तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो क्रिटिसिज्म झेलने के लिए हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि उसको पता है कि इफ ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग डेफिनेटली देयर विल बी पीपल हु विल बी अपोजिंग हिम, विल नॉट बी लाइकिंग हिज एक्शंस, ठीक है। जब भी कोई कुछ डिफरेंट करना निकलता है तो ऑब्वियसली टांग खींचने वाले काफी होते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और दो क्वेश्चंस के आंसर आपको क्विकली मुझे बताने हैं किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।